नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्या कौशल और सब्जेक्ट होगा हमारा भूगोल। टॉपिक होगा भारत के बंदरगाह। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रस्तावना कौशल पढ़ लिया था। माइक्रो टीचिंग का ये महत्वपूर्ण भाग है जो ज्योग्राफी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी शिक्षण में इससे संबंधित प्रश्न बीएड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक व्याख्या कौशल। तो देखिए, व्याख्या कौशल को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके घटकों पर नज़र डालेंगे कि व्याख्या कौशल को बीएड में किस तरह से तैयार किया जाता है। तो किसी भी टॉपिक की व्याख्या करने से पूर्व हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि उसकी व्याख्या को सरल, सुबोध, सुगम्य और बच्चों के लिए रुचिकर किस प्रकार से बनाया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें कथनों में क्रमबद्धता रखनी पड़ेगी। अर्थात शिक्षक, छात्र, अध्यापक जिस टॉपिक की व्याख्या करेगा उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त अपने शब्दों में, अपने कथनों में, अपनी व्याख्या में एक निरंतरता रखेगा ताकि बच्चों को टॉपिक को समझने में आसानी हो। अगला टॉपिक है परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। तो जैसा कि हमने व्याख्या कौशल जब पढ़ा था उसमें पढ़ा था इससे पूर्व वाले वीडियो में कि परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे परस्पर जोड़ने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे हैं, उदाहरण है, मान लीजिए, तथापि, क्योंकि। ये जो शब्द हैं इनका उपयुक्त स्तर पर इन शब्दों का प्रयोग करके हमें व्याख्या को स्पष्ट करना चाहिए ताकि बच्चे उस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट है भाषा में प्रभाव। शिक्षक की जो भाषा है वो इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी जो हैं वो आसानी से समझ सकें। तो विद्यार्थी जिस कक्षा के हैं इस कक्षा के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो न तो हमारी जो भाषा है वो उच्च स्तरीय होनी चाहिए और न ही निम्न स्तरीय, मध्यम स्तर की हमारी भाषा होनी चाहिए। तो आज जो हम प्रकरण लेके आए हैं वो कक्षा 8 का है, भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो हमें कक्षा 8 के बच्चों के मानसिक स्तर को देख कर के भाषा का प्रयोग करना है। नेक्स्ट टॉपिक है दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग। तो प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, ये जो दृश्य श्रव्य उपकरण होते हैं ये हमारे टॉपिक को और अधिक रुचिकर बना देते हैं और उस जो प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं उसके साक्षात दर्शन हमें दृश्य श्रव्य उपकरण के माध्यम से दिखाई देते हैं और वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो और भी महत्वपूर्ण है। अंत में आता है निष्कर्षात्मक कथन। तो एक शिक्षक का ये दायित्व है कि जो भी टॉपिक उसने पढ़ाया है, जो प्रकरण पढ़ाया है, जो शिक्षण बिंदु स्पष्ट किया है, उसका निष्कर्षात्मक कथन अवश्य बोले ताकि विद्यार्थियों का ध्यान टॉपिक पर पूर्णतः उसका समराइज करने में हो सके। तो आइए इन घटकों के आधार पर हम शुरू करते हैं व्याख्या कौशल। किस तरह से व्याख्या कौशल को किया जाएगा देखें। तो सबसे पहले देखें, ये व्याख्या कौशल में जो है ये श्यामपट्ट पूर्तियाँ हैं, हम ऊपर को ये देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले दिनांक लिखता है शिक्षक, उसके बाद में विषय भूगोल, कालांश, प्रथम कालांश, जो भी कालांश में शिक्षक पढ़ा रहा होता है जिसमें उसका पीरियड है वो कक्षा 8 और प्रकरण है भारत के प्रमुख बंदरगाह। समय अवधि 5 से 10 मिनट। ध्यान रखने की बात यह है कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है उसमें एक टॉपिक के लिए जो अवधि होती है वो 5 से 10 मिनट ही होती है। अर्थात जो टॉपिक हम पढ़ा रहे होते हैं वो एक टॉपिक 5 से 10 मिनट के मध्य में ही होता है। पाठ योजना जब हम करेंगे तो वो है 35 मिनट की होगी, इसलिए उसमें 3 टॉपिक होते हैं। तो एक टॉपिक के लिए जो 5 से 10 मिनट निर्धारित की है। तो यहाँ अनुक्रमांक है, तो शिक्षक जो है छात्र, अध्यापक जो पढ़ा रहा होता है उसके अनुक्रमांक, और अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो ये अपना नाम लिख सकता है। तो ये फॉर्मेट जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो प्रस्तावना बनाई थी उससे थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, उसके बाद में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया, और तीसरा जो कॉलम है उसमें लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया। इसमें 3 कॉलम हमें बनाने होते हैं। तो शिक्षण बिंदु में हमने लिखा है बंदरगाह, ये हमारा टॉपिक है आज का। जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे व्याख्या, और विद्यार्थी क्रिया में जब शिक्षक पढ़ा रहा होगा तब सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे उनको वो अपनी अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी जो होती है उसके अंदर, नोटबुक जो होती है उसके अंदर लिखेंगे। तो देखिए बंदरगाह जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पोर्ट है और लैटिन भाषा में पोर्टा शब्द से बना है। तो जो बंदरगाह शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का क्या है, पोर्ट, और लैटिन भाषा में इसको क्या कहा गया है, पोर्टा से लिया गया है, जिसका हिंदी भाषा में जो अर्थ है वो होता है प्रवेश द्वार। अतः बंदरगाह समुद्र स्थल का प्रवेश द्वार होते हैं, अर्थात जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्र स्थल का क्या होते हैं, प्रवेश द्वार होते हैं। भारत जो है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए प्रकृति के द्वारा भारत को एक ऐसी विरासत मिली है कि जो समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है। जैसा आप भारत के नक्शे में आपने देखा होगा कि उत्तर में तो हिमालय है, बाकी तीनों दिशाओं में इसके जो है वो समुद्र है। और प्रकृति ने भारत की लंबी तट रेखा भी प्रदान की है, अर्थात इसकी जो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो क्या है, जल स्तर की ही है। भारत के पूर्वी तट पर प्रमुख रूप से 6 बंदरगाह हैं, जिसके अंतर्गत कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरन शामिल हैं। तो भारत के ये प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जिसको माना जाता है वह है कोलकाता, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो व्याख्या करते समय एक शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि जो बंदरगाह शब्द आए इसको खुल करके बताए, एग्जाम्पल दे के बताए, और जो बंदरगाह हैं उस बंदरगाह के बारे में भी स्पष्टतः व्याख्या करें ताकि विद्यार्थियों को ये समझ में आ जाए। देखिए कोलकाता भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर एवं बंदरगाह है। जैसा कि हमें पता है कि कोलकाता जो है वो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर भी है और एक बंदरगाह। इस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश बड़ा ही धनी है, अर्थात व्यापारिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से पूरा प्रदेश एक धनाढ्य के रूप में जाना जा सकता है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र के लगभग सब राज्यों की जो विदेशी व्यापार है वो इसी बंदरगाह से होता है। तो हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे कि भारत का जो बंदरगाह है वो ये कोलकाता बंदरगाह का चित्र है, जिसमें देखें आप ये जहाज़ है जो अन्य देशों से समुद्र मार्ग से माल ला करके ये तटीय प्रदेश तट इस बंदरगाह के ऊपर अपना माल का आदान प्रदान करता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, बच्चे समझ सकते हैं। तो यहाँ एक वास्तविक कोलकाता बंदरगाह का दर्शन हमें चित्र के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ चाय, जूट का सामान और खनिज का निर्यात अधिक होता है। तो ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये चाय की दृष्टि से, जूट और अन्य जो सामान हैं जो खनिज के काम में आते हैं, इसका अधिक निर्यात इस बंदरगाह से होता है और ये जापान के सबसे निकट स्थित है। तो हम भारत के नक्शे में देखेंगे तो ये जापान के बहुत ही नज़दीक है, जिससे समुद्र मार्ग से यहाँ पे व्यापार होता है। तो अच्छा विद्यार्थियों, आज हमने ये व्याख्या कौशल में बंदरगाह के रूप में पढ़ा, आपके समझ में आ गया होगा। तो अब जब ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेता है उसके पश्चात में जो छात्र अध्यापक है वह इस प्रकरण से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित बोध प्रश्न पूछता है। तो नेक्स्ट देखें हम बोध प्रश्न के रूप में हम देखेंगे तो ये हैं बोध प्रश्न। तो अब शिक्षक जो है वो ये प्रकरण पढ़ाने के बाद पूछता है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। तो विद्यार्थी इसका आंसर देंगे, शिक्षक आदेश देगा कि भाई आप हाथ खड़ा कीजिए जिसको पता है। तो विद्यार्थी कहेंगे सर कोलकाता, क्योंकि अभी प्रकरण को पढ़ाया है तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह के किन किन चीज़ों का व्यापार होता है, अर्थात कोलकाता बंदरगाह से किन किन चीज़ों का व्यापार होता है। तो इसके अंदर चाय, जूट का सामान और खनिज आदि का जो है वो व्यापार होता है। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे अच्छे और भी वीडियो आप